नमस्कार मित्रों, किसी भी तरह का कोई भी विवाद हो, देश में तनाव हो, तनाव के बावजूद साहित्य अपनी भूमिका निभाता है। और ये भूमिका साहित्य ने भले ही निरंतर 2 वर्ष तक निभाने में कोताही की हो, कोरोना की वजह से। कोरोना का जब प्रकोप चला तो सारी गतिविधियां ठप हो गई थी, लेकिन अब ज्यों ही कोरोना विदा हुआ तो ये जो साहित्य के उत्सव हैं, साहित्य के फेस्टिवल हैं, साहित्य के पर्व हैं, इनकी एक अच्छी श्रृंखला जो है हमारे सामने, सुखद श्रृंखला आरंभ हो गई। और इसमें सबसे पहले आज जिक्र मैं करूँगा, हाल ही में आपने जिक्र सुना रेखता का। रेखता अपने आप में एक अनूठा प्रयास है जो पिछले कुछ दशकों से, लगभग 2 दशक से निरंतर चल रहा है। और इन्हीं दिनों में हाल ही में जयपुर का जो लिटरेचर फेस्टिवल है वो भी हमारे सामने आया। जयपुर के लिटरेचर फेस्टिवल का अपना रंग है, अपना रूप है। और यद्यपि कुछ लोग, आलोचक तो कहते हैं कि ये सारे के सारे इवेंट मैनेजमेंट के शो होते हैं, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट के हों या किसी भी तरह के प्रबंधन के हों, ये बात माननी चाहिए कि इन फेस्टिवल्स का, इन उत्सवों का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये हमें ऊर्जा देते हैं। और इसी संदर्भ में मैं एक सेशन की, एक सत्र की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम विस्तार से इन फेस्टिवल्स पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एक सत्र की बात कर रहा हूँ, ये दूसरा दिन था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का। और उस दिन मंच पर जावेद अख्तर भी थे, उनके साथ शबाना आज़मी, उनकी पत्नी, वो भी थी। और शबाना के अलावा सबसे बड़ी रक्षंदा जलील, जिसे मंटो के बारे में प्रामाणिक दस्तावेजी पुस्तकें रचने का और कार्यक्रम देने का जिसे श्रेय जाता है, रक्षंदा जलील भी थे, गुलजार भी थे। और ऐसे जब शख्सियतें, ऐसी शख्सियतें जब मंच पर बैठी हों तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ नया जो है वो सुनने को मिलेगा। नई बातें, नए आयाम, नए मोड़ अदब के, साहित्य के, वो हमारे सामने खुल कर आएंगे, नए पन्ने खुलेंगे, ये बात भी इसमें आ जाती है। और इसमें आरंभ तो, शुरुआत जो थी उस दिन के सेशन की, जिस दिन शबाना और ये चारों लोग, शबाना, जावेद अख्तर साहब, गुलजार और रक्षंदा, जब एक ही मंच पे थे, तो उस वक्त शुरुआत तो एक थोड़ा सा एक नोक झोंक से हुई। और वो नोक झोंक भी अदबी ढंग की नोक झोंक थी। शबाना ने अपने वक्तव्य में संक्षिप्त में एक थोड़ा सा चुटकी ली कि मुझे अक्सर ये कहा जाता है कि तुम स्वयं एक विचारक की और एक रंगकर्मी की भूमिका निभाती हो, और तुम जो लिखती हो उसमें भी एक गज़ब की एक गहराई होती है, जो तुम दर्शाती हो मंच के माध्यम से, वो भी अलग ढंग का होता है। और तुम्हारी तुम्हारे जो खामिद हैं, जो पति महोदय हैं, वो तो रोमांटिक किस्म की शायरी करते हैं। और रोमांटिक शायरी का तुम्हारी वैचारिक बातों से क्या संबंध जुड़ता है, कभी टकराव नहीं होता। तो उस वक्त शबाना ने ये बात कही कि ये टकराव तो अक्सर हो जाता है, क्योंकि फ़र्क ज़्यादा है इसमें कि एक रोमांटिक किस्म की शायरी में और जो वैचारिक स्तर पर कुछ बात कहे जाने का प्रयास है, दोनों में फ़र्क तो होता है, लेकिन एक दूसरे की स्थिति को समझने का भी प्रयास होता है। तब जावेद को बीच में दखल देना पड़ा कि इसे क्या पता कि रूमानियत क्या होती है, और इसे पता होता तुझे कम से कम जानिसार अख्तर साहब को, मेरे वालिद यानी कि जावेद अख्तर के वालिद, उनके पिता जानिसार अख्तर को, या अपने वालिद यानी कैफ़ी आज़मी साहब को याद कर लेती, तो इसे समझ में आ जाती है कि रूमानियत अपने आप में एक विचार है, एक वैचारिक अभिव्यक्ति है। और मित्रों, इसके बीच में थोड़ा सा मैं उल्लेख ज़रूर करना चाहूँगा। जानिसार अख्तर साहब गज़ब के शायर थे। उनकी शायरी में जहाँ एक और हमें जो दलितों की अवस्था जो है उसका भी चित्रण मिलता है, तो उनकी एक नज़्म है जो बड़े अपने समय में लोकप्रिय हुई थी, कि नज़्म का उन्वान, शीर्षक था गर्ल्स कॉलेज की लारी। तो कविता में सिर्फ ये नहीं होता कि कविता किस बात पर केंद्रित है, कविता में कई बार शब्दों में इतना सौंदर्य प्रस्तुत किया जाता है, एक लयबद्धता होती है जिसका जिक्र करना ज़रूरी है।
तो उनका जो गर्ल्स कॉलेज की लारी, जो उनकी नज़्म थी, उसका फ़्लो देखिए, प्रवाह देखिए कि चली आ रही गर्ल्स कॉलेज की लारी, इधर से उधर से हसीनों को चुनती, दुकानों के तख्ते अधूरे से पड़ती, चली आ रही गर्ल्स कॉलेज की लारी, किसी की ज़ुबां पर मोहब्बत के दोहे, सखीरी ये जीवन पिया बिन न सोहे, चली आ रही गर्ल्स कॉलेज की लारी, चली आ रही गर्ल्स कॉलेज की लारी। अब इसमें दुकानों के तख्ते अधूरे से पड़ने वाली बात और ये जो उस काल की रोमानियत की जो सहजता है, उसको जिस रोचक ढंग से जानिसार अख्तर ने बयान किया है, वो बड़ा अद्भुत था। और यही बात कैफ़ी साहब में थी। कैफ़ी साहब में अब उनकी अपनी कैफियत जो है वो बड़ी गज़ब की थी। इसी चर्चा में, इसी सेशन में कुछ लोगों ने, कुछ श्रोताओं ने जावेद साहब से सवाल पूछा कि आपने जो बहुत सारे आपके संवाद, ऐसे भी फिल्मों में आप संवाद लेखक के रूप में जाने जाते हैं, तो बहुत सारे आपके संवाद ऐसे भी थे जिन्होंने अमिताभ जैसों को यंग मैन एंग्री यंग मैन बना दिया। तो जावेद का उत्तर था कि नहीं, एंग्री यंग मैन बनाए नहीं जाते, वो पैदा होते हैं। ये पैदाइशी रूप में उसमें एक कला है जिसका मेरे संवादों ने सिर्फ चित्रण किया है। मूल रूप से ये सारा का सारा श्रेय अमिताभ बच्चन को स्वयं और उनके संस्कारों को जाता है। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं कि वो मेरे संवादों के कारण एंग्री यंग मैन की भूमिका में सामने आए थे। और उसके बाद गज़ल की बात चली, फिर ट्रांसलेशन, अनुवाद की बात भी चली। शबाना ने एक बात की शिकवा ट्रांसलेटर से, जो अनुवादक हैं, उनसे भी किया कि कई बार ये होता है कि बड़ा अच्छा उन्होंने एक उपमा दी। अनुवाद जो है वो क्या है? अनुवाद का मतलब होता है कई बार कि एक परफ्यूम की शीशी में से उसी परफ्यूम को दूसरी शीशी में डालने वाली बात हो जाती है। खुशबू कई बार उड़ भी जाती है और कई बार ये होता है खुशबू सारी की सारी दूसरी शीशी में कैद होती है, लेकिन पहली शीशी की, इत्र की शीशी की जो खुशबू है, जो सुखद खुशबू है, गंध जो है, वो बनी रहती है, वो कहीं खो नहीं जाती। तो एक प्रकार से एक नज़ाकत जो अनुवाद की होती है कि अनुवाद का जो मूल स्वरूप है, भले ही किसी भी रूप में सामने आए, लेकिन वो मरता नहीं है, उसका अपना एक सौंदर्य होता है और अनुवाद का एक अपना स्थान होता है। तो दोनों की चर्चा करके उसने एक रोचक स्थिति में अनुवाद की भूमिका को प्रस्तुत किया शबाना ने। और उसके बाद इसमें कुछ एक शायर जो है वो, उसकी टिप्पणी भी बीच में आई कि घंटों रात को बैठा हुआ वो अगली रात का इंतज़ार करता है, अगली रात का इंतज़ार करता है। और एक टिप्पणी ये भी थी कि कोर्स की किताबें अच्छी नहीं लगती क्योंकि उनमें दर्द नहीं होता। अलग अलग तरह की टिप्पणियाँ जो हैं इस लिटरेरी फेस्टिवल में, इस साहित्यिक पर्व में सामने आई। और मित्रों, ये बहुत सी बातें, और गुलजार ने जब इसका समापन किया तो वो एक ऐसा जादू बिखेर गए कि वो जादू जो है उसका असर काफ़ी देर तक श्रोताओं में, दर्शकों में बना रहा। और उनकी एक छोटी सी नज़्म के 2-4 पंक्तियाँ मैं आपसे ज़रूर साझा करूँगा कि मैं नज़में ओढ़ कर बैठा हुआ हूँ, मैं नज़में ओढ़ कर बैठा हुआ हूँ, बिना नज़मों के मैं नंगा हूँ अंदर से, बहुत सी चोटें अंदर छिपा रखी हैं, मुझे जब चोट लगती है तो नई नज़्म ओढ़ कर दर्द को छुपा लेता हूँ। तो ये एक अपना ढंग है। शुक्रिया दोस्तों।